Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. In this video, we are going to discuss about the concept of impulse. As the name suggests, it must be a very short-lived force like an impulse. Impulsive forces act on a body for a very short period of time. बहुत छोटे से टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगती है एंड द फोर्स इज क्वाइट लार्ज, ऐसी फोर्सेस को हम इम्पल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। इम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई वेक्टर से। इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। अगर मान लो हम एक वॉल है हमारे पास, हम एक वॉल पे एक बॉल थ्रो करते हैं, तो फॉर अ वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम जब वो उस वॉल से टकराएगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, दैट फोर्स विल बी लार्ज और वो टाइम बहुत छोटा होगा। तो हम बोलेंगे द इम्पल्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन इनटू द टाइम इंटरवल ऑफ इंटरेक्शन। जितना टाइम लगा इंटरेक्शन होने में, कोलिजन होने में, इन दोनों का प्रोडक्ट विल गिव मी द इम्पल्स। So we can say that I vector is equal to F vector into T. अब यहाँ पर हमारा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी and the direction of impulse is along the direction of force. Now let's discuss the impulse momentum theory. We need to derive a relation between the impulse and the change in momentum of an object. According to Newton's second law, we know that F is equal to dp upon dt, that is the external force acting on an object is equal to the rate in change in momentum of the object. So from here I can write that F dt is equal to dp. Now let us suppose t equal to 0 पे बॉडी का मोमेंटम था p1 और t is equal to t टाइम पे बॉडी का मोमेंटम है p2. Now if we integrate the two expressions, लेफ्ट साइड और राइट साइड को इंटीग्रेट करती हूँ, लिमिट्स लगाती हूँ टाइम की 0 से t तक और मोमेंटम की लिमिट्स लगेंगी p1 से p2 तक। सो आई विल गेट f एवरेज। हमने बात की थी कि हम एवरेज फोर्स देखते हैं कि उस ड्यूरेशन में ऑन एन एवरेज कितनी फोर्स लगी है, तो वो तो कांस्टेंट होगा एंड आई विल गेट t minus 0 is equal to p2 minus p1. So I can write F average into t is equal to p2 minus p1. Now what is this F average into t? This is the impulse and it is equal to the change in momentum of the object. This is the relation between impulse and the change in momentum. Now अगर हमें फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस ग्राफ से हम इम्पल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? लेट अस सपोज दिस इज द फोर्स टाइम ग्राफ। अगर हम इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लें, द एरिया बिटवीन द फोर्स टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, देन दिस एरिया विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, दैट इज द एरिया enclosed by the force time graph and the time axis give me the magnitude of impulse. Let's consider a case when ball is striking perpendicular to wall. This is my wall. एक बॉल आती है, इस वॉल से परपेंडिकुलरली टकराती है और अपने पाथ पे वापस चली जाती है। Let the mass of the ball be m. A ball of mass m is moving with velocity u, collides with the wall and rebounds with velocity u. इनिशियल वेलोसिटी भी u थी और फाइनल वेलोसिटी भी u है। डिफरेंस क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शंस एकदम ऑपोजिट हैं। इस बॉल का कोलिजन से पहले का मोमेंटम कितना था? लेट अस सपोज इट वाज mu। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेती हूँ तो मेरा फाइनल मोमेंटम क्या है आफ्टर कोलिजन? माइनस mu, क्योंकि फाइनल मोमेंटम इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Then the change in momentum delta p is equal to p final minus p initial, that will be equal to minus mu
minus plus mu, which gives me minus 2 mu, and this is equal to the impulse. तो impulse क्या होगा? The value of impulse will be minus 2 mu in this case when the ball is striking the wall perpendicularly. Let's discuss a second situation when the ball strikes the wall at an angle. यहाँ पर हमारी जो बॉल है that is coming, let us suppose इसकी velocity है u, लेकिन ये it is coming at an angle of theta with the perpendicular to the wall. वॉल से कोलाइड करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक एट एन एंगल थीटा. लेट अस सपोज इस बॉल का मास है m और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व कर सकते हैं. हियर दिस एंगल विल बी थीटा, देन द कंपोनेंट, अगर ये p वेक्टर है, p वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन दिस पार्ट विल बी p cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा p cos थीटा. अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस x डायरेक्शन लेती हूँ और the second component along the negative y direction, that will be p sin theta. इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट्स लेती हूँ, दिस इज फाइनल मोमेंटम वेक्टर, देन दिस एंगल इज थीटा, सो वन along the minus x direction will be p cos theta और माइनस y डायरेक्शन के along कौन सा कंपोनेंट होगा? p sin थीटा. तो यहाँ पर मैंने इनिशियल मोमेंटम के, दैट इज इस वाले मोमेंटम के कंपोनेंट्स लिखे हैं x और y डायरेक्शन में. x डायरेक्शन में सिंस इट्स गोइंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, मैंने यहाँ पे प्लस mu cos थीटा लिखा है, और y कंपोनेंट में सिंस इट्स गोइंग इन नेगेटिव y डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस mu sin थीटा लिखा है. इसी तरीके से फाइनल के लिए मोमेंटम वेक्टर का x कंपोनेंट उसने डायरेक्शन चेंज कर ली है, नाउ इट्स इन माइनस x डायरेक्शन, सो आई एम गोइंग टू राइट माइनस mu cos थीटा एंड फाइनल मोमेंटम y component of final momentum will be minus mu sin theta. Now x डायरेक्शन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है? दैट इज p final x minus p initial x. This will give me minus mu cos theta minus mu cos theta, or I get minus 2 mu cos theta. एंड y डायरेक्शन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है? दैट इज pf, दैट इज फाइनल मोमेंटम अलोंग दी y डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग दी y डायरेक्शन, दोनों सेम ही है, दोनों है माइनस mu sin थीटा माइनस mu sin थीटा, एंड दिस गिव्स मी 0. तो x डायरेक्शन में चेंज हुआ है मोमेंटम में, y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ मोमेंटम का. So when the body strikes the wall at an angle, the component of momentum perpendicular to the wall changes, but the component of momentum parallel to the wall does not change. तो जब change in momentum is perpendicular to the wall, तो इसका मतलब impulse भी wall के perpendicular ही लगेगी. Now let's discuss the applications of impulse. A cricket player lowers his hands while catching the ball. This is to lower the impact of force acting on his hands by increasing the time. We know that impulse is equal to the change in momentum, final momentum minus initial momentum, which is equal to force into time. Now, ball तो एक particular momentum से आ रही है और उसका final momentum क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि बॉल को स्टॉप करना है. तो ये टर्म तो फिक्स्ड है. तो अगर हम इस टर्म को बढ़ा दें तो हमारे हैंड्स पे जो फोर्स लगेगी वो कम हो जाएगी. जितना ज़्यादा टाइम उस बॉल को रोकने में हम लगाएंगे उतनी ही कम फोर्स हमारे हैंड्स पे लगेगी. इसीलिए जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि क्रिकेट प्लेयर अपने हैंड्स नीचे कर लेता है सो दैट ही कैन इंक्रीज दिस टाइम एंड दस रिड्यूस द फोर्स. सेकेंड एप्लीकेशन इज ग्लास और चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन पेपर, बबल रैप, थर्मोकॉल, स्ट्रॉ. इन सब में रैप किया जाता है ताकि उनको एक कुशनिंग मिल जाए, कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए.
इस कुशनिंग की वजह से इन केस ऑफ अ सडन जर्क, अगर सडनली उसको एक झटका लगता है, द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स टेक्स अ लॉन्गर टाइम, thus reducing the force on the object. अगेन वी नो, देखो इम्पल्स तो लगी है उस ऑब्जेक्ट पे, सडनली झटका लगा है, जर्क लगा है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा टाइम मिल जाए ऑब्जेक्ट को वो झटका लगने में, तो उस केस में फोर्स रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स, और फोर्स कम होने से हमारे ऑब्जेक्ट्स ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी रीज़न से व्हीकल्स में शॉकर्स लगाए जाते हैं और ट्रेन बोगीज में बफर्स लगाए जाते हैं, सो दैट सिंस F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स पर यूनिट टाइम, टाइम को अगर हम बढ़ा दें तो फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से जर्क कम लगेगा। नाउ आई होप द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।